अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स, होप यू विल बी फाइन। और जनाब, क्या हो रहा है आप सभी की लाइफ में? एक बार फिर से आरजे फायजा एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज मुझे बहुत बड़ी परेशानी ने घेरा हुआ है जनाब, तो आज मैंने कहीं भी नहीं जाना। आज मैंने डॉक्टर साहब को अपने ही सेंटर में बुला लिया है। बस डॉक्टर साहब आने वाले होंगे और आप तमाम लोगों से, मेरे तमाम व्यूवर से, मेरे तमाम फ्रेंड से, मेरे तमाम सब्सक्राइबर से ये गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया है और जो कमेंट करते हैं, उनके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और आप सब मेरे लिए दुआ करें कि आज मैं जिस बड़ी सारी मुश्किल में फंसी हुई हूँ, डॉक्टर साहब के आने के बाद मेरी वो मुश्किल उड़न छू हो जाए। तो बस आने ही वाले होंगे डॉक्टर साहब भी। और ये डॉक्टर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक फ़ायज़ा, आप सुनाइए आप कैसी हैं? आज आपको थोड़ी-सी परेशान लग रही हैं, क्या बात है, खैरियत है? डॉक्टर साहब, परेशानी की तो बात है और इसीलिए तो परेशान हूँ। आप बताइए, खैर आप कैसे हैं? और बड़ी देर लगा दी आते-आते आपने। जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बस आपको पता है ये जो सफ़र के मामलात होते हैं, इसमें देर-सवेर हो जाती है। बहरहाल ये कि पहुँच गए हम आपके पास। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए और वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते-आते। ख़ैर अब आ गए हैं, मेरे बड़े वाले मसले का हल कर दें, बस जल्दी से। जी, आप अपना मसला बताइए, कोशिश करेंगे कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकालने की जो है वो हम पोज़ीशन में हों और अल्लाह करे कि आपका मसला हल हो जाए, हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपको तो पता है रोल नंबर स्लिप आ गई है। जी, रोल नंबर स्लिप्स पे आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो भी बनाई थी और ये भी बताया था कि किस तरह जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपकी लाइफ़ में रोल नंबर स्लिप और उसकी केयर जो है वो किस तरह करनी चाहिए। डॉक्टर मेरा ख़्याल है साहब, हमारे व्यूअर्स ने भी उसको देखा होगा। वो तो सब कुछ मैंने कर लिया, फ़ोटोकॉपीज़ भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा मसला जो का त्यों वैसे ही खड़ा है। डॉक्टर साहब, हम पेपर इतना अच्छा करते हैं, पेपर अटेम्प्ट से मुतालिक मेरा मसला है। हम पेपर इतना अच्छा करते हैं लेकिन एट द एंड नंबर वही एवरेज। आप बस मुझे इस मसले से निकालें डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता। कुछ ऐसा बताएं कि हम पेपर भी करें, निगरान को भी पसंद आ जाए, अट्रैक्टिव हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो और तो और हमारे नंबर भी एक्सीलेंट हो। जी, जी, आपके मसले का हल बताते हैं जी और ये सिर्फ़ आपका ही मसला नहीं है। इस वक़्त अगर आप देखें तो ये चूँकि सीज़न ही पेपर्स का है और तकरीबन अब पेपर्स ही काफ़ी देर तक जो है वो चलेंगे। तो आपको पहले तो मुबारक हो, आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई है। इसका मतलब ये है कि आप माशाल्लाह अब इम्तिहान में बैठने के काबिल हो गई हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें पेपर की जहाँ तक बात तो हमें देखना ज़रा ये होता है देखिए हम यहाँ पे 2-3 गलतियाँ करते हैं बुनियादी तौर पे और अगर हम उनको ठीक कर लें तो मेरा ख़्याल है कि हमारे पेपर्स में हम कभी भी मुश्किल में भी नहीं आएँगे और ये जो हम एक ये कहते हैं कि जी हमारे मार्क्स कम आते हैं जो मुम्तहिन होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है, वो पता नहीं किस तरह का पेपर बनाता है, बनाता ही बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो बातें हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जी, डॉक्टर साहब, तो अब मैं चलती हूँ वन बाय वन अपने क्वेश्चन की जानिब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ, फ़ोकस क्या होना चाहिए हमारा सबसे पहले पेपर में? एक एडवाइस करूँगा अपने स्टूडेंट्स को, वो एडवाइस ये है कि बच्चों अब जो है ना किताब को मुकम्मल पढ़ा करें। किताब कंप्लीट पढ़ेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि अपनी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर लिया करें और फिर भी आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अब आते हैं पेपर्स की तरफ। 3 पोर्शन होते हैं। जब आप पेपर देखें तो सबसे पहले उस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें और ये देखें कि इस पेपर में आपको
कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पढ़ने में, कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई, कि इस तरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा, ताकि आप आराम से जो है वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद जब आप पेपर को पढ़ेंगे, तो फिर आपने ये देखना है कि जो बुनियादी आपकी जो ज़रूरी जो कवायद हैं, जो ज़रूरी उन्होंने पूछा है, वो आप पहले अपनी आंसर शीट मुकम्मल कर लें, जिसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर और इस तरह की जो 2-4 चीज़ें होती हैं, वो आप मुकम्मल करें। उसके बाद आप जो है वो पेपर को शुरू करें। अब आम तौर पे जो पेपर आता है उसके चूँकि जैसे मैंने बताया कि उसके 3 हिस्से होते हैं, तो उन 3 हिस्सों में जो पहला हिस्सा होता है, वो हिस्सा होता है हिस्सा मारूज़ी, जिसको आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं या एमसीक्यूज़ टाइप भी कहते हैं। ये जो हिस्सा होता है, इसमें आम तौर पे आपको तकरीबन 15 से 30 मिनट दिए जाते हैं और उन 30 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन्स दिए, मतलब एक आंसर एक शीट दी जाती है जिसपे 20 क्वेश्चन्स होते हैं। आपको करना क्या होता है कि सिर्फ जो अ, उसमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें जो सही होता है, उसका आपको इंतखाब करना होता है। डॉक्टर साहब यहीं पे तो मसला होता है। यहाँ पे ऐसा होता है हमें लग रहा होता है ऑप्शन ए ठीक है और अचानक से हमारा माइंड ब्लैंक होता है और दिल करता है कि ऑप्शन सी ठीक है, तो हम थोड़ा-सा मतलब उसको टिक कर देते हैं और थोड़ा-सा उसे टिक करने लगते हैं, तो वो एक मतलब जो कहते हैं ना ब्लू इंक, वो अगर लग गई तो समझो वो तो गया ना, वो एमसीक्यू तो गया। यानी उधर भी लग गई और उधर भी लग गई। ए पे भी टिक मार्क हो गया और सी पे भी हो गया, तो हमारा तो क्वेश्चन गया। तो फिर तो हम कंफ्यूज ही रह गए ना। जी, जी, बिल्कुल, मैं यही बात आपको बताने लगा था कि होता क्या है कि चूँकि चारों वो जो जवाब होते हैं, वो ऐसे एक-दूसरे के साथ रिज़ेम्बलेंस रखते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद ये सारे ही ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ा है, जिसने किताब पढ़ी है, जिसने जो है वो बाकी चीज़ें सारी देखी हैं, वो ये जानता है कि इसमें सही आंसर जो है वो क्या है। तो वो क्या करेगा कि जो सही आंसर होगा, बिल्कुल उसके सामने आप जो है वो टिक लगाएँगे और बाकी किसी किस्म के जो बाकी जो क्वेश्चन्स हैं, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मतलब अच्छी तरह से देख लें, ये ना हो कि जोश में आके आप एक में लगा दें, जैसे आप बता रही हैं, तो दूसरी में भी लगा दें। ऐसा नहीं है, जो आपको ठीक लगता है, जो आप समझते हैं कि ठीक है, जो आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उसी को टिक कीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो आप एक्स्ट्रा लिखेंगे, एक तो आपकी बाज़ औक़ात मार्किंग भी खराब होगी, नेगेटिव होगी और दूसरा ये कि आपका जो शीट है, वो भी खराब हो जाएगी। तो बेस्ट वे ये है कि जो आपको आता है क्वेश्चन, जो आपको पता है कि ये ठीक है, उसको फौरी तौर पे वहाँ पे जो है वो आप टिक करें, ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ये तो हुआ हिस्सा मरोज़ी का तरीका। फिर क्या होगा कि आधे घंटे के बाद वो जो निगरान है, वो आपसे ये वाला पेपर ले लेगा और उसके बाद आपको अगला पेपर दे देगा। डॉक्टर साहब यहाँ मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हमने तो कभी पेपर में भी सही जवाब इसीलिए नहीं लिखा। हमने तो कभी पेपर में भी सही जवाब इसीलिए नहीं लिखा कि कहीं मुम्तहिन ये ना कहे कि मेरे सामने जवाब देते हो। असल में आप दिन-ब-दिन जो है ना आपकी क्या कहते हैं कि पोएट्री सामने आ रही है। तो बात ये है कि ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे हमें जवाब देना है तो हम बचेंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि आप कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पे कामयाबी का जो म्यार है या क्राइटेरिया है या स्टैंडर्ड है, वो जो है वो आपका ठीक जवाब देना है। अगर आप ठीक जवाब देंगे, तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपकी मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। देखा व्यूवर्स, फ्रेंड्स, यहाँ आपको बेअदब होना पड़ेगा। जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट अब हमने ये एमसीक्यूज वाला पार्ट हल कर लिया, तो अब इसके बाद जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी कभी-कभी हम ऐसे पजल होते हैं कि ज़्यादा टाइम हमारा उसी में कंज़्यूम हो जाता है। जी, इसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें भी वही स्टूडेंट कामयाब होगा या वही स्टूडेंट बेहतर होगा जिसने किताब को अच्छी तरह पढ़ा होगा या फिर अपने असातिज़ा के लेक्चर जो हैं उनको अच्छी तरह से नोट किया होगा।
अब ये जो आपका पोर्शन है, इसमें आमतौर पे होता ये है कि ये 50 नंबर का ये पोर्शन होता है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और हर जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। इसमें आपको एडवांटेज ये होता है कि अगर आप आधा जवाब भी दुरुस्त दे देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है और अगर आप पूरा जवाब दुरुस्त देंगे तो वो आपको 2 नंबर पूरे दे देगा। उसके बाद ये जो आपका पोर्शन है इसमें वो देते हैं तकरीबन 30 से 35 सवालात होते हैं। उनमें से आपको 25 करने होते हैं। यानी जैसे मैंने बताया कि 50 नंबर का होता है, तो 25 जो है वो क्वेश्चन्स के आंसर आपने देने हैं और जब आप वो 25 के 25 देंगे तो आपको ये 50 नंबर पूरे मिलेंगे। इसमें से वो आपकी मार्किंग नहीं कर सकता, बज़ाहिर नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकता चूँकि आपने अगर आपने सारे सवालों के जवाबात ठीक दिए हैं। तो ये हमें देखना होगा कि ये जो सवाल अच्छा फिर हमें थोड़ा-सा ज़रा ये भी देखना है कि वो जो सवाल उसने पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन, वो उसने पूछा क्या है? बड़े ज़रा गौर से देखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइनों में उसका जवाब लिखना है। ये नहीं है कि 3, 4, 5 लाइनों में आप जवाब लिख देंगे, इतना लंबा आप जवाब नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब 2 नंबर का सवाल है तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बहुत थोड़ा लंबा है तो 2 से ढाई या 3 लाइनों में, अदरवाइज़ 1 से 2 लाइन में ही उनके जवाबात होते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि उसने पूछा क्या है, सवाल की नोयत क्या है और उसके बाद फिर हम उसका जवाब लिखेंगे, तो फिर वो हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और अगर आधा भी हमारा जैसे मैंने बताया कि जवाब दुरुस्त होगा तो फिर हमें 1 नंबर उसका मिल जाएगा। बहुत खूब सर। यहाँ पे फिर मुझे एक शेर याद आया है और वो बड़ा ही फ़नी है। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो परेशान ना हों और मेरे साथ-साथ इस वीडियो को भी एन्जॉय करें और जितनी इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दे रहे हैं, वो उसको यूटिलाइज़ करें। तो टोटल 50 नंबर लाए थे माँग के, टोटल 50 नंबर लाए थे माँग के, 25 आरज़ू में कट गए 25 इंतज़ार में और हम हाथ मलते रह गए। बस देखें जी, अगर आप इस जमा तफरीक में पढ़ेंगे तो फिर आप हाथ ही मलेंगे। इसमें आपको कोशिश यही करनी है कि ये जो 50 नंबर आपको मिले हैं, ये 50 के 50 आप पूरे लें। अगर आप 50 ये ले लेंगे, 20 मार्क्स आपके पहले हो जाएँगे, तो 70 तो सीधे-सीधे आपके मार्क्स ये हो जाएँगे। जहाँ इनमें आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा-सा जो है जैसे मैंने बताया कि हमें इस हवाले से ज़रा थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि जो उन्होंने नंबर हमें दिए हैं, कम से कम वो नंबर तो लें ना जी उनसे पूरे। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। अब वैसे तो लोग कहते हैं ना हाथी निकल गया और पूँछ रह गई, तो मैं तो कहूँगी कि अब जो मेन पार्ट है ना पेपर का, कि अब तो पूँछ निकल गई है और हाथी फँसा रह गया है। अब जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हैं, वहाँ पे उसके लिए हमारा बहुत कम टाइम रह जाता है और फिर हमें याद आता है कि यार इसकी तो हमने एक्सप्लेनेशन भी करनी थी। हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जैसे मरूज़ी है एज़ सून एज़ पॉसिबल करने के बाद जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। फिर हमें पता है कि 1-1, 2-2 लाइनों में जवाबात उनके होते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। अब जब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे चूँकि अब थोड़ा-सा ना जी हालात बदल गए हैं। पहले जो पेपर्स होते थे वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा होते थे और ये जो मुख्तसर सवालात हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन्स हैं, ये या तो होते ही नहीं थे, अगर होते थे तो इसका पोर्शन जो है वो बड़ा कम होता था। अब जो है वो स्टूडेंट की यहाँ से जो है वो कैलिबर का पता चलता है क्योंकि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन तो सीधे-सीधे हैं ना जी, आप उनके जवाब दें, आपको मार्क्स मिल जाएँगे। यहाँ पे आपका जो एनालिसिस जो आपका है या एनालिटिकल आपका फ्रेम ऑफ माइंड है, उसका पता चलता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले तो ये देखें कि ये जो 5 क्वेश्चन इन्होंने नीचे दिए हैं, इनमें से आपने कोई से 3 करने हैं। अब जब ये आप 5 क्वेश्चन देखेंगे, तो उसके बाद आपने देखना ये है कि इनमें से आपको आता कौन-सा है? यानी पहले 3 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, उनको आप अपने ज़हन में बिठा लें कि इनको हमने जो है वो अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद वन बाय वन जब आप उस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप ये देखेंगे पहले तो ये देखें कि उसने आपसे पूछा क्या है? जितना कुछ उसने पूछा है, उसकी आपने उसको डिटेल देनी है।
ये नहीं है कि पूछा उसने कुछ और है और हम जो है वो उसका जवाब कोई और लिखना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है इस क्वेश्चन में, इस पोर्शन में जो देखने वाली बात है, वो ये है कि आपने ये देखना है कि जो मुंतहिन है, जिसने पेपर जो पेपर सेटर है, जिसने पेपर बनाया है, वो उस दरअसल आपसे मुतालबा उसका क्या है? इतना फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कहता है जी पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात बयान करें। तो आपने पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात ही बयान करनी है, ये नहीं है कि आप ये बताना शुरू कर दें कि जी पाकिस्तान 1947 में बना, कैसे बना, क्यों बना, वहाँ वो ये क्यों और कैसे की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ उतनी बात करनी है जितनी उसने पूछी है और उसके बाद फिर जब हम ये इस तरह अगर हम पेपर अटेम्प्ट करना सीख जाएँगे या हमें आ जाएगा, तो फिर जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक और बात जो है वो फ़ायदा बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। होता ये है कि जब आप ये इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो कई दफ़ा कहते हैं कि जी फलाँ में से किसी 2 पे नोट लिखें, यानी 3-4 टॉपिक दे देते हैं और उनमें से वो कहते हैं कि जी नोट लिखें। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि नोट वो उस सूरत में लिखें कि जब आपको जो 3 क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आते हैं, तीसरा नहीं आता, तो फिर नोट वाले ऑप्शन में जाएँ। नोट मैं आपको ना लिखने की वजह ये है उसकी कि जब आप नोट लिखेंगे तो नोट में आपको नंबर मिलेंगे 10-10 नंबर में से क्योंकि 20 नंबर का वो क्वेश्चन होता है, सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो उसमें से वो 5-5 नंबर में से आपको जो है वो उसने नंबर देने हैं। और उसके मुकाबले में अगर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसमें से 8 नंबर भी ले सकते हैं, इवन 9 नंबर भी ले सकते हैं। बल्कि अगर आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपको 10/10 नंबर भी दे दे। तो नोट को लिखने की बजाय आप कोशिश करें कि जो कंप्लीट क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करें ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आ जाएँ। कुछ हद तक डॉक्टर साहब मेरी कन्फ्यूजन अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये भी है ना डॉक्टर साहब कि हमने अपना 100% दे दिया। क्योंकि स्टूडेंट और डॉक्टर पेपर करने के बाद यही कहते हैं, हमने तो जो करना था वो कर दिया, अब आगे जो अल्लाह करेंगे वही बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब जब एक पेपर चेक करता है तो उसकी क्या सोच होती है? उसकी नज़र में अच्छा पेपर कौन-सा होता है? यानी अट्रैक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर एक पेपर चेकर की नज़र में कौन-सा होता है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो पेपर बनाने वाला है, पेपर सेटर है, वो हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट को सामने रखते हुए पेपर बनाता है। उसने ये देखना है कि जो पेपर अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट है, वो ये नहीं है कि सारे ही मुश्किल सवाल डाल दे, ये नहीं है कि सारे ही आसान सवाल डाल दे। फिर बात वही आ जाती है कि जिसने पढ़ा होगा, उसको वो सारा पेपर आसान भी लगेगा और उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसने नहीं पढ़ा, उसको फिर वो जो मर्ज़ी आप कर लें, वो उसको पेपर मुश्किल ही लगेगा। अब जब ये पेपर बन जाता है, उसके बाद अब तो जो इस वक़्त जो मार्किंग का स्टाइल है, जो चल रहा है, वो काफ़ी बेहतर है। वो होता ये है कि इनको जो है वो एक बोर्ड जो है, ख़ास तौर पे अगर हम इंटर के पेपर की बात करें, तो इंटर के जो बोर्ड्स के जो स्टाफ है, वो क्या करते हैं कि मार्किंग करवा लेते हैं। मुख्तलिफ उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए होते हैं और वहाँ पे जो असातिज़ा हैं, वो बैठ के मार्किंग करते हैं। जब वो मार्किंग करते हैं तो उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लीनिएंट रहें, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती ना करें स्टूडेंट्स पे। हाँ, अगर एक ने बहुत ही ज़्यादा गलत लिखा है या लिखा ही नहीं है तो उसका तो फिर आप कोई इलाज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो जो जैसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन्स हैं तो अगर वो आधा भी ठीक करता है तो उसको 1 नंबर मिलता है। और अगर इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर वो इस हद तक करता है कि थोड़ा-सा समझ आ जाती है, थोड़ी-सी लोगों को पता चल जाता है कि क्या कहने की कोशिश की है, तो उसमें भी वो मार्जिन देते हैं कि चलो जी थोड़े बहुत इनको मार्क्स दे दें। तो आम तौर पे जो मुमतहिन होता है वो ज़्यादा सख्ती नहीं करता, वो स्टूडेंट के साथ फेयर ही मार्किंग करता है। प्रॉब्लम इस उस वक़्त आती है 2 सूरतों में, या तो उस स्टूडेंट की राइटिंग इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो पढ़ी नहीं जाती, या फिर वो प्रॉपर शायद उसको लिखना ही नहीं आता, इस तरह के मसाइल होते हैं। अगर वो साफ लिखता है, ठीक लिखता है, जो कि पढ़ा जाता है, जो रीडेबल होता है, तो फिर कभी भी वो आपके मार्क्स नहीं काटते। तो हमेशा ये गलतफ़हमी होती है। अच्छा बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा जी अगर इम्तिहान मुमतहिन का मूड अच्छा है, घर से वो लड़ के नहीं आया, बेगम से अच्छे ताल्लुकात उसके ठीक हैं,
तो फिर वो मार्क्स जो है वो हमें नंबर ज़्यादा देगा, अगर वो उनको घर से नाश्ता नहीं मिला, तो फिर वो नंबर कम देगा, ऐसा नहीं होता। ये लोग बहुत ईमानदारी से मार्किंग करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। सिर्फ़ फ़र्क ये होता है कि हमें जो पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं, उसमें हमें थोड़ा-सा जो है वो ज़रूरत जैसे मैंने बताया ये जो हमने आपको टिप्स बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, अगर आप इनको अच्छी तरह से नोट करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो आज आप कन्फ्यूज़ हैं या परेशान हैं, आइंदा जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगी, इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको कभी भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, चलें ये तो मैंने माना कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आइंदा इस तरह की कन्फ्यूज़न का सामना ना करना पड़े। लेकिन मेरे कुछ फेलोज़ हैं, वो क्या करते हैं कि शीट पे शीट भर रहे हैं, मतलब 4-4 5-5 शीटें भी वो जी, राइटिंग कर रहे हैं और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि वर्ड्स में गैप दे के लिखते हैं, ताकि जी जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको लगे कि बड़ी एक्सप्लेनेशन है जी इनकी और बड़ा शीट पे शीट भरने पे उनका फ़ोकस होता है और एट द एंड उनके नंबर वही एवरेज ही आ रहे होते हैं, तो फिर मतलब इसमें हमें क्या करना चाहिए? एट लीस्ट कितनी शीटों पर जो पेपर चेकर जो है वो खुश हो सकता है? तो देखें, ये पहली तो बात ये कि ये ज़रा गलतफ़हमी हमें निकालनी है कि जी जितनी ज़्यादा आप शीटें लगाएँगे, उतना ही ज़्यादा जो आपका मुम्तहिन है, जो आपका एग्ज़ामिनर है, वो खुश होगा। अब तो बल्कि ज़्यादा आसानी उन्होंने ये कर दी है कि बोर्ड ने एक आपको वो बनी-बनाई आंसर शीट देते हैं, जिसमें कोई कम से कम 30 से 40 पेजेज़ होते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अब उनको शीट की ज़रूरत पड़ती है। यानी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मामला होगा कि उनको शीट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा वो बड़ी होती है कि वहाँ पे आप मतलब लिख-लिख के थक जाएँगे, तो फिर भी शायद वो ख़त्म नहीं होगी। तो वो पुराना दौर था जब ये था कि 4 चंद पेजेज़ पे वो एक कॉपी देते थे, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा शीट लगानी पड़ती थी। अब तो बोर्ड में जो है वो उन्होंने इस हिसाब से सेटिंग की है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ताहम फिर भी अगर किसी के ज़हन में ये बात है, तो वो ये देखे कि अगर तो वो वाक़ई कोई ऐसी चीज़ लिख रहा है, कोई ऐसा मटीरियल लिख रहा है, कि जिससे वो समझता है कि जी वाक़ई इससे जो है वो मुम्तहिन जो है या एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो सकता है। तो मेरा नहीं ख़्याल क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर ये होता तो फिर तो इसका मतलब है कि जो बंदा नहीं पढ़ा वो तो आराम से शीटें लगाए जाए और उसके नंबर आ जाएँ। तो ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ़ ये भी हमारी एक समझ लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकैलकुलेशन है जिसकी वजह से हम आम तौर पे ये समझते हैं कि ज़्यादा शीट्स लगाएँगे, ज़्यादा खुला लिखेंगे तो वो नंबर देगा। अगर आप सही जवाब लिखेंगे तो नंबर उसी के मिलेंगे आपको, ये मैं आपको बात बताऊँ। कभी भी गलत जवाब के कोई आपको नंबर नहीं देगा। चलें जी डॉक्टर साहब, अब मेरे साथ-साथ मेरे तमाम व्यूअर्स को, मेरे तमाम फ्रेंड्स को जो कि पेपर देने वाले हैं, दे रहे हैं, उन सब के लिए एक बेसिक टेक्नीक, एक प्यारी-सी टिप कि हमें पेपर अटेम्प्ट में आसानी हो और हमारे पेपर वाक़ई जो हम लिख के आएँगे ना, वो ज़रा पेपर चेकर पे भी ज़रा अच्छा इम्पैक्ट डाले। इस तरह की कोई एक यूज़फुल बेनिफिशियल सी टिप दे दें या टेक्नीक बता दें ताकि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएँ और आपको हम पर प्राउड हो। जी, हमेशा मुझे अपने स्टूडेंट्स पे प्राउड ही रहा है, नाज़ ही रहा है और उन्होंने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया। बात सिर्फ़ इतनी है कि सिर्फ़ आपने ख़्याल ये रखना है कि एक तो ये कि अपना जो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, उसको अगर आपके पास टाइम है, ये न अच्छा एक और हम गलती करते हैं जो मैं आपको बताऊँ। होता ये है कि जैसे ही कोई पेपर हमें पेपर नहीं आ रहा होता तो हम उठ के चले जाते हैं। एक तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, कि कम से कम जो टाइम है ना पेपर का 2 से 3 घंटे जो हमें मिले हैं, वो हमें वहाँ पे गुज़ारने चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, बाद में याद आ जाता है तो हम वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर पेपर वहाँ हम बैठे हुए हैं तो बार-बार हम पेपर को चेक करके देख सकते हैं कि यार कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा हमें। तो अगर कोई इस तरह का अगर हम ये काम कर लें के बजाय ये कि हम जल्दी उठें या भागने की कोशिश करें या फ़रार हासिल करने की कोशिश करें, तो उससे बेहतर ये है कि हम वहाँ बैठ के थोड़ा वेट कर लें, पेपर को अच्छी तरह देख लें और पेपर में ये जैसे मैंने पहले कहा कि देखना ये है कि उसने पूछा क्या है? जितना पूछा है, उतना जवाब दें। अगर आप वो करेंगे तो फिर अब आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएँगे। और दूसरा ये कि टाइम पूरा करें, अपने टाइम पे उठें और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें।
पेपर शुरू होने से पहले पानी-शानी पिएँ, अपने आप को रिलैक्स करें, परेशान ना हों और टेंशन ना लें। ये नहीं है कि जी बस आज अगर ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा। जब भी आप रिलैक्स होके पेपर देंगे, ईज़ी होके पेपर देंगे, तो पास होना गारंटी है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आज की वीडियो मेरे लिए तो जितनी फ्रूटफुल रही और जितनी यूज़फुल रही, मैं दुआ करती हूँ कि मेरे तमाम फ्रेंड्स जो मेरे साथ पेपर दे रहे हैं और बाकी जो हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, ये वीडियो उन सब के लिए भी जनाब बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि इसमें आपने बहुत कुछ बताया है और इससे मेरी कन्फ्यूज़न तो हल हो गई है। कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। और डॉक्टर साहब मैं आपको सच बताऊँ वरना मुझे पेपर देख के ना बहुत नींद आती थी। कहते हैं कि जिसको नींद नहीं आती ना, वो पढ़ाई शुरू कर दे तो इतनी प्यारी नींद आती है कि सारी नींद की गोलियाँ जो टैबलेट्स हैं ना, वो पीछे एक तरफ और किताबें खोल लो तो बड़ी प्यारी नींद आती है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे पेपर देख के नींद नहीं आने वाली। नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए जी और दूसरा ये आप अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगी तो जैसे मैंने कहा कि आप यकीन करें कि आप आपके ना सिर्फ़ मार्क्स अच्छे आएँगे बल्कि ज़िंदगी में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके अंदर मज़ीद बेहतरी भी आएगी। तो फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और ये सिर्फ़ इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ये हेजिटेशन या इस तरह की चीज़ें हम ख़त्म कर दें, तो कभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर्स में फ़ेल नहीं होंगे। सिर्फ़ बात कॉमन सेंस की होती है। जब आप चीज़ें ये समझ जाएँगे कि आपसे उसने पूछा क्या है, डिमांड क्या की है, उसको अगर आप समझ जाएँगे तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएँगे। बहुत खूब डॉक्टर साहब। अब तो हमारे जाने का वक़्त हो गया है, तो माशाल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी तमाम कन्फ्यूज़न अबाउट पेपर्स दूर कर दिया है। अब फाइनली मैं घर जाके आराम से सो सकती हूँ। और तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जनाब हमारे चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को सर्च करने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल पे आना, हमारी वीडियो को सुनना, लाइक करना और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। क्योंकि बज़्म यूसुफ में हम दोनों के आने का मकसद आपके लिए इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होता है ताकि हम इल्म के साथ-साथ आपको इल्म का शौक भी पैदा करें। जी, ब बिल्कुल फ़ायज़ा हमारे इस चैनल का मकसद भी यही है कि हम स्टूडेंट्स को बल्कि तमाम व्यूअर्स को जो है वो एक सही और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको दें, ताकि उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाते हुए वो ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे जब पहुँचे, तो हमें वो याद करें कि हमें किसी ने जो है वो इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो बताई थी। और आखिर में हमारी वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन, ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मेरी और डॉक्टर साहब की जानिब से फ़ी अमानिल्लाह, फिर मिलेंगे पेपरों के बाद।